हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका टीचर योगेश सचवान। दिस इज वन शॉट सीरीज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस वन शॉट सीरीज में हम लोग आपके साइंस 1 और साइंस 2 के पूरे 20 चैप्टर्स अपलोड करने वाले हैं आने वाले 1 मंथ में। इसमें से 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन और साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस 1 के सेकंड चैप्टर की, एज यू कैन सी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं इसमें से। ठीक है, पूरा वन शॉट वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पूरा वन शॉट वीडियो देख रहे हो और इसमें से स्टडी कर रहे हो तो आपके इस चैप्टर में से आने वाले जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो पूरे पूरे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। ठीक है, पेपर आएगा इसमें से। तो 6 मार्क्स की क्या है सर? तो ये जो वेटेज है इस चैप्टर का बोर्ड के लिए वो है 4/6। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, रट्टा मारने वाले क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे भी सब्जेक्ट रट्टा वाला है ही नहीं। इसमें भी 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 1+2+3 के फॉर्म में आएंगे। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपका एमसीक्यू या फिर फाइंड द ऑड वन आउट या फिर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जनरली गिव रीजन आता है 2 मार्क के लिए, क्योंकि जनरली बहुत बार रिपीटेडली देखा गया है कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे, है ना। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, मैं इंसिस्ट करूंगा आपको, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पूरे 6 मार्क कवर करके देगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको ज्यादातर देखा गया है कि छोटे छोटे 1 मार्क के ही सब क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन इसमें से आता ही नहीं, 5 मार्क का तो आता ही नहीं, पिछले 5 साल में कभी नहीं आया 5 मार्क का क्वेश्चन। और क्योंकि 4/6 मेंटेन करना है तो उसमें से नहीं आता 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, कौन से चैप्टर में से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग वन शॉट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले समझो एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर, है ना। यू कैन से एवरी सब्सटेंस अराउंड अस, पूरी दुनिया, यूनिवर्स बना हुआ है एलिमेंट्स से। कई तरह के एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं सर? तो आज के समय पे हमको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स, है ना। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग यही कहानी पढ़ने वाले हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे है, कितने साल लगे इसको बनाने के लिए, किन किन लोगों ने मेहनत की इसको बनाने के लिए, क्या इसका बैकग्राउंड है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरी कहानी समझेंगे, हिस्ट्री समझेंगे, समझेगा बहुत बढ़िया है, इजी है। साथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है, सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो भी बहुत शॉर्टकट ट्रिक, बहुत आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे उसकी भी हम लोग लास्ट में ट्रिक दिखने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसमें 118 एलिमेंट्स, इसमें से 92 आर नेचुरल। तो बचे कितने फिर? 118 माइनस 92 कितना होगा? 26 आर मैन मेड। और जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 92, दैट इज यूरेनियम तक के नेचुरल है, वो स्टेबल है, और ये भी रेडियोएक्टिव होता है यूरेनियम भी। लेकिन जो बचे हुए हैं इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं 118 एटॉमिक नंबर तक, वो मैनमेड है और उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो वो बहुत कम समय के लिए ही स्टेबलाइज हो पाते हैं, रूम टेम्परेचर पे रह पाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। एलिमेंट समझ में आ गए क्या होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड इनटू ग्रुप्स। आपने क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन किया क्यों? यहाँ पे एलिमेंट्स का करना है, वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्यों किया? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है भाई? डाइवर्सिटी है, वेराइटी है, तो उनको स्टडी करना है, उसको आसान बनाना है स्टडी करना, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि भाई एक ही ग्रुप वाले, एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल दो, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी एलिमेंट्स में काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी, या हो गई, स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, शुरू शुरू में जब ये डेवलप हो रहा था, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि भाई कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना है या फिर क्या है। तो उसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन क्लियर है।
फिर पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिक मतलब साइंटिस्ट कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम लोग एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रॉपर्टी को लेके, जैसे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो जब उसके प्रॉपर वे से जब अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज में हमको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा? एक रिपीटिशन दिखेगा, है ना? तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। वो भी हम आगे विषय में बात करेंगे क्या होता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं इसको। ये तो है भाई आज के समय, टुडे। आज हमको 118 एलिमेंट्स पता है, लेकिन शुरू में थोड़े ना 118 एलिमेंट्स पता थे। बात करते हैं साल 1800 की। कितने साल पहले? आज से 250 साल पहले। ठीक है, तो उस समय पे केवल 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ठीक है, सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उनकी भी पूरी प्रॉपर्टीज पता नहीं थी। कुछ प्रॉपर्टीज पता थी, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। उस समय पे साइंस डेवलप हो रहा था। जो साल 1800 से लेके 1950 तक का टाइम था ना, उस समय में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। ठीक है, उस समय पे हम लोग कहाँ थे? हम क्या कर रहे थे? हम लोग अंग्रेजों की गुलाम थे भाई। इसलिए यहाँ पे कभी भी इंडियंस का नाम नहीं आएगा, ज्यादातर दूसरे दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट का नाम आएगा, उन्होंने ये किया, इसने हो गया, उसने हो गया। चलो ठीक है, हटाओ। अब इन 30 एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई करने की बात आई तो इनको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। कौन से दो ग्रुप्स थे सर? तो ये एक था इसमें मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। सिंपल। अब ये किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लस्टर, वेरिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सॉलिड और लिक्विड स्टेट, है ना, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। तो जो एलिमेंट्स ये सारी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, लस्टर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं वो मेटल्स, और जो नहीं शो कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स। दो ग्रुप बना दिए, सिंपल। लेकिन भैया साइंस लगातार डेवलप हो रहा है, उस समय पे अभी भी हो रहा है ना? तो और नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, हर दिन कोई ना कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था। तो फिर उनको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो कर रहे हैं। तो इनको कहाँ रखें? तो इनके लिए तीसरा ग्रुप बना दिया गया, तीसरा इनको कैटेगरी बना दिया गया, मेटलॉइड्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी। अब ये तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो कई सारे मेटल्स में भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन दिखते हैं बहुत सारे, है ना? तो फिर क्या करें? तो इतना सफिशिएंट नहीं है। तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, अब किसने क्या किया और किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब हमको यहाँ पे देखना है। और फाइनली हमको हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे मिला वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है डोबिलिनर ट्रायड। क्या है ये? डोबिलिनस ट्रायड्स। ठीक है, डोबिलिनर क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट। तो इन्होंने ये ट्रायड कब दिया भाई? 1816। ठीक है, 1816 नहीं 17। देखो यहाँ मेरे को ईयर याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ, है ना? 1817। तो 1817 में इन्होंने ट्रायड्स दिए। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट। ट्रायड मतलब क्या होता है? ट्रायड मतलब तिगड़ी, जैसे तीन दोस्तों का ग्रुप। बहुत मस्त जमती ना उनकी, उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं मैच होती है, उनकी जो चरित्र है या उनके जो क्या बोल सकते हो हैबिट्स है वो मैच होती है। तीन दोस्तों की तिगड़ी बहुत खतरनाक होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने तिगड़ी बनाई है, ट्रायड बनाया है ना? किसका? एलिमेंट्स का। अब उनको अरेंज किस बेसिस पे किया गया है? तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखना कि अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कैसा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने क्या सिलेक्ट किया है? एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया है एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। उस समय पे एटॉमिक नंबर ही पता था, एटॉमिक सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। नंबर नहीं, मास। चलो करेक्ट करो, तो काटेगा नहीं, रहने दो, चला। चलो ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उस समय पे इन्होंने क्या माना? एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे बाकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती है।
ठीक है, तो उस समय पे एटॉमिक मास ही पता था, एटॉमिक नंबर तो उस समय पे डिस्कवर हुआ ही नहीं था, है ना। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसमें भी 3-3 की तिगड़ी बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लीनाक। ये क्या है लीनाक, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे याद रखने की ट्रिक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम लीनाक एक साथ पढ़ेंगे तो ठीक है, इस तरीके की ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। तो जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, इट इज 6.9, ठीक है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना दिया है, पोटेशियम 39.1, ठीक है। अब एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक मास नंबर अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एटॉमिक मास की बात हो रही है। एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल में हो सकता है, एटॉमिक मास नंबर डेसिमल में नहीं होता है। एटॉमिक मास नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, उसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। अब ये एटॉमिक मास मतलब पूरा मास एटम का सब मिला के, ठीक है, तो ये पॉइंट में हो सकता है एटॉमिक मास। तो ये क्या बोलता है ट्रायड में कि भाई अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें इसका 23, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, और ये जो लिनाक है ये ट्रायड है, नोबेलिनस ट्रायड। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर तुम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, मिडिल एलिमेंट के बराबर आएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो ये खास बात इन्होंने देखी, एक पैटर्न देखा, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से अरेंज करें तो हमको एक पैटर्न दिखता है। दूसरा जो इसको ट्रायड मिला, दूसरा ट्रायड कौन सा था, कासरबा। क्या खतरनाक खतरनाक लेके आते सर, कासरबा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, शॉर्टकट में इसको लर्न करने के लिए कासरबा, ठीक है। अब इसकी अगर एटॉमिक मासेस की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, बैरियम का है 137.3, और स्ट्रोंशियम का है 18, सॉरी स्ट्रोंशियम का है 87.6, 87.6। अब इन दोनों का जब एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, एवरेज करें निकालते हैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आता है 88.7, अप्रोक्सीमेटली मैच छोड़ा, ठीक है, मिडिल वाले से। तो ये क्या हो गया, नोबेलिनस प्लैनेट। लास्ट ईयर के ही पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं था, अभी अभी जस्ट आया हुआ है ताजा ताजा। देयर आर लेस चांसेस कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम देखा गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते बार बार, जैसे कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसा नहीं भाई हम लोग कोई टॉपिक को ड्रॉप करते हैं, इसको भी कर लो, आया हुआ है, क्या हो सकता है फिर से डबल आ जाए। 2 मार्क के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या बोलता है, एक्सप्लेन नोबेलिनस ट्रायड विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। तो एक्सप्लेनेशन 1 मार्क के लिए, 1 मार्क का प्रॉपर एग्जांपल एवरेज निकाल के सब निकालो। तो तीसरा एग्जांपल दिया गया है आपको, कलबरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसको कलबरी बोलते हैं। तो 3 आपको ट्रायड में बता दिए, लिनाक, कासरबा और कलबरी, ठीक है। तो इस तरीके से जब उन्होंने ट्रायड बनाना स्टार्ट किया तो कुछ कुछ 15 एलिमेंट्स का उन्होंने ट्रायड बना के दिखाया, और उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स थे उस समय पे तो और भी ज्यादा एलिमेंट्स थे, लेकिन उनका वो ट्रायड नहीं बना पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका ड्रॉबैक था, ये फेल हो गए। कुछ ही एलिमेंट्स को इस तरीके से ये पैटर्न में अरेंज कर पाए, मतलब ये जो तरीका है ट्रायड वाला फेल है ना, ड्रॉबैक है। देखो साइंस की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे हम लोग को अलाउड है कि आप अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो उसको आप मॉडिफाई करो, चेंज करो, लेकिन इससे सीखने को तो मिलता है ना। तो हम लोगों ने सीखा कि नोबेलिनस ने किस तरीके से अरेंज किया, अब इसी को सीख के, इससे सबक सीख के आगे एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है। तो वो कौन साइंटिस्ट है, इनके बाद कौन आए, चलो देखो, चलो ये देखो इसके बाद कौन आते हैं, डोबेलिनर के बाद, इसके बाद आएंगे न्यूलैंड अंकल, न्यूलैंड अंकल, ठीक है। तो इसके बाद आता है टॉपिक न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। कौन है ये न्यूलैंड्स, तो इनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स नवी जमीन पर रचे गई, आदमी पूरा नाम जमीन नवी, है ना। तो ये कौन थे भाई, ये तो इंग्लिश साइंटिस्ट,
इंग्लिश बोले तो इंग्लिश के फॉर्म से लेके आया नहीं, इंग्लिश बोले तो इंग्लैंड में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला इंडियन, इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश। तो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स कौन से ईयर में दिया है उन्होंने? 1856, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 1866 बोलेंगे, हाँ 1866, हाँ। तो कौन से ईयर में आया है ये? 1866 में दिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना टेक्स्ट बुक में, 66 से 56 अंदर का कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। ईयर वैसे पूछा नहीं जाता है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए अपने काम का है। तो जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया, ऑक्टेव्स किए, जैसे टॉबरेटर के ट्रायल, इनके ऑक्टेव ये उससे भी आगे गए, बोले 8 का ऑक्टेव बोले तो 8। तो क्या बोलता है कि भाई इन्होंने वही फंडा अपनाया, ये है इनका एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses, ठीक है। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, मतलब इन्होंने भी कहीं ना कहीं एटॉमिक मास को क्या माना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट माना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से जब अरेंज करते हैं तो इनको एक पैटर्न दिखा, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उनको दिखा कि जब ये इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इनका बिग कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह टेबल बना के दिखाया, ठीक है। ऐसे कॉलम्स पहली बार इन्होंने बनाए, ठीक है, इसलिए इनको ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से एक टेबल बनाई, एक कॉलम्स बनाए और एलिमेंट्स को कॉलम्स में रखना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो मास मिला इनको, सबसे कम मास वाला एलिमेंट 1 हाइड्रोजन, फिर मिला लिथियम Li। अब इसको अलग बॉक्स में क्यों रखा, इसके बाजू में क्यों रखा, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, सेम आने वाली प्रॉपर्टीज सेम एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी, वो एक ही नीचे एक आएंगे, एक ही कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, लिथियम की अलग है। अब लिथियम से थोड़ा सा हैवी मास वाला एलिमेंट कौन मिला, तो मिला बेरिलियम, यहाँ रख दिए, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टीज मैच की हुई। फिर मिला बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ से इसको कुछ पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ। अब इनको दिखा कि भाई ये सब अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद जो आठवां एलिमेंट मिला, ऑक्सीजन के बाद वाला एलिमेंट था फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत हाइड्रोजन से मैच हो रही थी, तो उसको इसके नीचे रख दिया। फिर नेक्स्ट मिला इसको सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच हो रही है, उसको इसके नीचे रख दिया। फिर नेक्स्ट मिलता है मैग्नीशियम, उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच हो रही है, तो उसको इसके नीचे रख दिया। देन मिला उसको एल्यूमिनियम, इसका मास ज्यादा था उससे, बोरॉन से मैच हो रहा है, उसके नीचे रख दिए। देन कार्बन से मैच होने वाला सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है फास्फोरस जो नाइट्रोजन से मैच हो रहा है प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद आता है सल्फर। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स को अरेंज करते गए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और इनको ऑब्जर्व हुआ कि पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, कहीं ना कहीं सेम है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी काउंट करो, पहले और आठवें एलिमेंट एक के नीचे एक आ गए, है ना। तो इसके इसको किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल ऑक्टेव्स से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल ऑक्टेव्स। अब जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव्स क्या होता है, जैसे अपने हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में सप्तक होता है, सप्तक क्या होता है, सप्तक या फिर सरगम जिसको बोलते हैं, सॉरी सरगम क्या होता है ये, सरगम, सरगम लड़की का नाम नहीं है, सरगम बोले तो वो सारे गामा है ना, सारे गामा पा धा नी, फिर सा, सात सुर है ना, संगीत में सात सुर है। और जब हम इसको बचपन में पढ़ते थे ना स्कूल में, तो उसको पढ़ाते थे पढ़ा सारे गामा पा धा नी सा, मतलब पहला सा आखिरी भी सा, शुरुआत भी सा से आखिरी भी सा, तो मतलब पहला और आठवां सेम। तो वही लॉजिक उन्होंने यहाँ पे लगा दिया कि वो पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम। तो इसलिए यहाँ पे इनको क्या कहा गया है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। साइंटिस्ट का नाम न्यूलैंड्स, इनकी आदत है अपना नाम डालने की, ठीक है, और ऑक्टेव्स, क्योंकि म्यूजिकल ऑक्टेव से मैच होता है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ 56 बॉक्सेस में, देखो इसको जब हम मैनेज करते जाएंगे तो बॉक्स बनेंगे ना ये, तो इस तरीके से 56 बॉक्सेस में टेबल बना के दिया। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, ये भी परफेक्ट नहीं था। अब गड़बड़ क्या करती है इन्होंने, कुछ कुछ ड्रॉबैक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये कैल्शियम दैट इज
एटॉमिक मास 40 तक सही है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम तक हम बात करें तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये क्लोरीन, फिर पोटेशियम और ये कैल्शियम। यहाँ तक ये टेबल बना हुआ है, लॉजिक फॉलो हो रहा। लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट्स है इसने जबरदस्ती घुसेड़ दिए कैसे भी कैसे। ठीक है, इसके बाद इसने क्या रखा है, इसने मतलब इन्होंने, ठीक है, रिस्पेक्ट, सॉरी न्यूटन अंकल, सॉरी। ठीक है, तो भैया इन्होंने क्या किया, इसके बाद किसको रखा है, क्रोमियम यहाँ पे। अब क्रोमियम को एल्यूमिनियम के नीचे रखा। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैच होती है कि नहीं, कुछ बराबर का कुछ खाया नहीं है इसमें। फिर मिला टाइटेनियम, फिर मैंगनीज। ठीक है, फिर क्या है, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको, इधर आयरन, फिर देखो क्या बोलता है इधर कोबाल्ट और निकेल। अब यहाँ खतरनाक काम कर दिया इन्होंने, एक ही इसमें दो रख दिए। ठीक है, जस्ट एडजस्टमेंट किया हुआ है, इनकी भी गलती नहीं है, उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में जब डेवलप हुआ तो गलती समझ में आई। कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, हाँ, फिर येट्रियम, इंडियम, इंडियम और आर्सेनिक और सिलेनियम। फिर उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर क्या है, ब्रोमियन, ब्रोमियन, ब्रोमीन, रुबिडियम, और क्या है, स्ट्रोंशियम, सीरियम एंड लैंथेनम, दोनों को साथ में रख दिए, देन सर्कोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बॉक्सेस यहाँ बनाए हुए हैं आपकी बुक में दिया हुआ टेबल, जैसे कि 2.2 वही मैंने सेम टेबल यहाँ ड्रॉ किया है। तो एक ही कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, ऐसे इनका कहना है। और पहली बार इस कॉलम को नाम देने का काम ग्रुप, ये जो वर्ड यूज किया ना ग्रुप, कि भाई एक ही कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसको ग्रुप कहेंगे, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, ऐसे। ठीक है, तो ये नाम भी इन्होंने दिया था, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिसको आज भी हम लोग यूज करते हैं। अब इन्होंने फंडा तो दिया, टेबल तो दिया, जिससे कि बाद में आइडिया आया साइंटिस्ट को कि टेबल का फंडा है, अरेंजमेंट करना है तो टेबल में करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ गड़बड़ क्या कर दी है, कैल्शियम तक तो सब सही है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ कुछ गड़बड़ होने लगती। अब क्या गड़बड़ हो गई, इनकी क्या ड्रॉबैक है, यहाँ पे देखो भाई कोबाल्ट निकेल की प्रॉपर्टीज जो है वो आयरन से मैच होती है। प्रैक्टिकली जब हम स्टडी करते हैं ना तो कोबाल्ट निकेल की प्रॉपर्टीज आयरन से मैच होती है। अभी तो दूर दूर रख दिया इसको, ये तो एक ही कॉलम में होना चाहिए ना, आयरन और कोबाल्ट निकेल एक ही कॉलम में होना चाहिए, तो दूर दूर कैसे रख दिए, है ना, गलती हो गई। यहाँ इसके बाद पूरा जुगाड़ सिस्टम है इनका, यहाँ तक ही सही है ये कैल्शियम तक, उसके बाद पूरा जुगाड़ कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे गड़बड़ क्या करती है, देखो कोबाल्ट निकेल और इधर सीरियम और लैंथेनम, दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रख दिया, दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है, एक ही बॉक्स में कैसे रख दिया, मतलब ये दो एलिमेंट है ना कोबाल्ट निकेल, उनको एक ही जगह पे क्यों रखा, क्योंकि उनका जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास था उस समय पे उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का मास 3 डिजिट तक भी फाइंड कर पाए। अप्रोक्सीमेट मास पता चलता था, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम आ रहा था, इनका भी अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम आ रहा था। तो कंफ्यूज हो गया, प्रॉपर्टी तो मैच नहीं हो रही, मास तो सेम आ रहा है, फंडामेंटल फंडा तो वही है, वही मास जान दो इन चलो पे, दिमाग काम नहीं कर रहा, नहीं समझ में आ रहा, देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, बाद में आने वाला देखते बढ़िया। तो ये गड़बड़ कर दी, दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, मैच नहीं हो रही, फिर भी एक जगह पर रख दिए। तो यहाँ पे इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। ठीक है, तीसरी बात क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने, एक और गड़बड़ कर दी यहाँ पे, हाँ, एटॉमिक मास के हिसाब से जब आप अरेंज करते हो तो आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई प्रॉपर फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पे कि आगे हो। उस समय पे जब डोबेनर थे तो उस समय पे एलिमेंट्स उतने ज्यादा नहीं थे, फिर न्यूलैंड्स आए तो इस समय पे थोड़े एलिमेंट और डिस्कवर हो गए थे, तो इससे ये समझ में आ रहा था कि भाई और एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे, और हो सकता था कि इनके टेबल होने के बाद, इनके टेबल के आने के बाद और भी एलिमेंट फ्यूचर में आए। तो अगर मान लो कि फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं क्रोमियम, क्रोमियम और टाइटेनियम के बीच में कोई एलिमेंट आ गया, कैल्शियम और क्रोमियम के बीच में कोई एलिमेंट आ गया फ्यूचर में, जिनका मास इसके बीच में है, तो क्या करोगे, तुम्हारा टेबल गड़बड़ हो गया तुम्हारा, है ना। या फिर यहाँ पे मैग्नीशियम और नहीं यहाँ पे तो नहीं आया वैसे, बोरॉन, हाँ यहाँ पे अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन और सोडियम के बीच में कोई एलिमेंट आ जाए, है ना, इसका मास इनके बीच में हो कहीं ना कहीं, तो फिर उसको प्लेस कहाँ करोगे, तुम्हारे टेबल को तो पूरा बिगाड़ दोगे तुम।
है ना, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ पे न्यूलैंड अंकल जो है कहीं ना कहीं थोड़े से पसीने छोड़ गए, इस चीज को कैसे बताऊं, पता नहीं, बोले आज ऊपर कंटिन्यू नहीं मालूम भाई। ठीक है, हटाओ। लेकिन फिर भी इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, टेबल बनाने की शुरुआत तो कर दी, कहीं ना कहीं टेबल तो दिखना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, क्या किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट टाइम भी देखो जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, इसमें आधा टाइम चले जाता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंडल्स। मेंडल कहाँ से आ गया, मेंडलीव्स, वो उधर चला गया हेरेडिटी इवोल्यूशन में। मेंडल्स, मेंडल फिर अबे मेंडलीव्स, मेंडलीव्स योरिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। अब ये मेंडलीव कौन है भैया, तो ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट, इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इसके पहले जो दो साइंटिस्ट आए थे, एक बोल रहा है म्यूजिकल ऑक्टेव्स क्योंकि उसको संगीत का शौक है भाई, एक बोल रहा है ट्रायड तिगड़ी बनाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलॉजिकल वो बैठ रहा है, मतलब उन्होंने ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं अपने जो उनके माइंड में एक आइडिया आया और उसको बहुत जल्दी घाई में करके प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने। लेकिन अपने जो रशियन साइंटिस्ट हैं, मेंडलीव, पूरा नाम इनका है दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने गड़बड़ नहीं की। इन्होंने पहले पूरा अच्छे से स्टडी किया, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। इन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो एलिमेंट किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है, उसके किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग उसके अंदर है, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। वही फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी की फिर से डिटेल में, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, ये सारी बातें आती है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ये सब बातें फिजिकल स्टेट। तो सब कुछ स्टडी किया और टाइम लिया, ठीक है। अब टाइम कितना लिया इन्होंने, 1869 से लेके 1872, 3 साल तक एकदम अकेले हो गए। अकेले मतलब अपने लैब में स्टडी करने लग गए दिन रात। मतलब इसकी कहानी भी ऐसी बताई जाती है कि इतना खो चुके थे ये एलिमेंट्स की दुनिया में, उनके बारे में स्टडी करने में, उन उसको अरेंज करने के लिए, कि इन एक टाइम पे अपने बीवी बच्चों से मिलना बंद कर दिया इन्होंने। महीनों महीनों तक बीवी बच्चों से बात नहीं कर रहे थे। तो इनकी जो बीवी बच्चे हैं, इनकी जो वाइफ थी, वो इनको छोड़ के बच्चों को लेके चली गई। फिर भी धंधा रुका नहीं। खैर इसलिए तो अमर हो गया ना किताबों में आज भी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि शादी मत करो, करो, लेकिन पहले पढ़ाई करो, ठीक है। तो भाई इनकी क्या कहानी है, इन्होंने भी वही फंडा यूज किया है, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, जैसे कि न्यूलैंड्स ने किया था। लेकिन उन्होंने उनकी गलतियों से कुछ सीखा, इन्होंने कुछ डिटेल में स्टडी किया बहुत ज्यादा एटॉमिक मासेस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और उनको समझ में आया कि एलिमेंट्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। तो ऑक्साइड्स क्या है, when element combines with oxygen to form a compound, that compound is called as oxide, ठीक है। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उसका ऑक्साइड। और जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो उसको कहा जाता है उसका हाइड्राइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। तो इन्होंने सब स्टडी किया डिटेल में, ठीक है। और इनको समझ में आया कि कुछ बेसिक टाइप के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ही पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। तो उस तरीके से उन्होंने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और वो टेबल देखो, शुरू शुरू में उन्होंने एक्चुअली उनकी डायरी का पेज भी है, ठीक है, इंटरनेट पे उसका फोटो वायरल हो रहा है, वो भी यहाँ पे लगा दूंगा मैं, ठीक है। इसको हटा देते पहले।
तो उन्होंने जब एलिमेंट्स लिखा था तो उन्होंने प्रॉपर कॉलम नहीं बनाए थे, उनकी प्रॉपर खुद की हैंडराइटिंग में डायरी में उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अच्छा, एक उनकी कहानी ऐसी कि उन्होंने क्या किया, कार्ड्स बनाए और उस पे उन्होंने एलिमेंट्स के देखो यहाँ पे मैंने भी वो कार्ड्स बनाए हैं उस तरीके के सेम कार्ड्स जिसे मेंडलीव ने बनाए थे, उसी तरह के कार्ड्स मैंने भी बनाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, हर एलिमेंट का इसमें एटॉमिक मास लिखा है, सिंबल लिखा है, नाम लिखा है और नीचे लिखा है उसका ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो भाई ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वगैरह सब चीजें रखी है और प्रॉपर्टीज भी उन्होंने उन कार्ड्स पे लिखी थी। वो मैंने प्रॉपर्टीज नहीं लिखी, मैंने क्या किया है ना, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको सेम कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब जैसे बोरान और एल्यूमिनियम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है इसलिए ग्रीन कलर है। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है तो इसलिए सेम कलर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भी कुछ ऐसे कार्ड्स बनाए। फिर उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को फिर से डिटेल में स्टडी किया और फिर उनको जमीन के ऊपर अरेंज करने लगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक के नीचे एक के नीचे रखते हैं। अब इसके यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले मास कौन सा आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे मैं वो कार्ड्स यहाँ पे अरेंज करने वाला हूँ, आपको देख सकते हो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है लिथियम। तो इनको समझ में आया कि लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से अलग नहीं है, हाइड्रोजन की जैसी है, तो इसलिए उसको उसके नीचे रखा, क्योंकि दोनों एक ही तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, R2O। है ना, आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हो, आपके बुक में 18 नंबर पेज पे दिया हुआ है 2.3। ठीक है, तो इस तरीके से जब लिथियम मिला वो हाइड्रोजन के नीचे आ गया। तो उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है लिथियम से, तो उसको उसके साइड में रख दिया, वो दूसरे टाइप का ऑक्साइड बनाता है, RO टाइप का। अब यहाँ पे RO मतलब क्या, R मतलब एलिमेंट का एक एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है बोरॉन जो कि R2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, तो उसको नेक्स्ट कॉलम में रखा। उसके बाद आता है कार्बन जो कि RO2 टाइप का ऑक्साइड बनाता है और RH4 टाइप का हाइड्राइड बनाता है, तो उसको नेक्स्ट कॉलम में रखा। और इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज करते गए, तो इस तरह का एक टेबल उनको मिल गया। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसको बता देते हैं ऐसे। अब ये जो पर्सन है डिमित्री मेंडलीव, रशियन तो वैसे बहुत होशियार रहते हैं, है ना, तो ये बहुत इंटेलिजेंट था। ही वॉज अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन। तो उनके माइंड में था कि जो गलती न्यूलैंड ने की कि फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो, क्योंकि इनके टाइम के कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, है ना, और आज कितने हैं, 118। तो इनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो वो कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी इन्होंने खोजने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दी। वो कैसे छोड़ी, क्या था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज बताना रह गई, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने जब एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया, उनको रिपीटिशन दिखा। क्या दिखा, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब सर्टेन अरेंजमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, मतलब एक के नीचे एक एलिमेंट्स के आगे जाते हैं, आते जाते हैं। तो भाई फर्स्ट इस तरीके से जो कॉलम्स बन गए, उन कॉलम्स को इन्होंने क्या कहा, ग्रुप। और जैसे हॉरिजॉन्टल रोज बन रही है टेबल में, उनको क्या कहा, पीरियड। ग्रुप वाला पट्टा तो ऑलरेडी न्यूलैंड ने ही बता दिया था। ठीक है, ग्रुप वाला पट्टा न्यूलैंड ने बता दिया था, लेकिन फिर उसको यहाँ पे यूज किया गया है फिर से। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया है, पीरियड कहा गया है, जो आज भी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये टर्म्स यूज करते हैं। अब ये लॉ क्या है, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक मतलब, पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन, कोई चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है आफ्टर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इससे उन्होंने लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या है ये लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, याद कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses। इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको अगर हम लोग एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिकली रिपीट होती है। ठीक है, कुछ एकदम वाला अरेंजमेंट की बात क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं
मॉडर्न मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, राइट शॉर्ट नोट पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, हालांकि कभी आया नहीं है, फिर भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन, इन्होंने क्या अच्छा किया। विस्पर ने कुछ अच्छा भी काम किया और कुछ गलतियां भी की, हालांकि बहुत अच्छे से रिसर्च करके इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने जो काम किया है बड़ा महान काम किया। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे भी कुछ गलतियां हो गई जाने अनजाने, कुछ तो कमियां रह गई इसमें भी, है ना। तो फिर क्या है, इस पर हम लोगों को समझना है मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब क्या, अच्छाई क्या है ना, एडवांटेजेस, फायदे क्या हो, क्या अच्छा काम किया। तो 3 अच्छे काम किए। पहला, ही रिवाइज्ड एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के मासेस को रिवाइज किया। रिवाइज मतलब फॉर एग्जांपल बेरिलियम की बात एग्जांपल दिया हुआ है बेरिलियम का। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था मेंडलीव के पहले, जो मास पता था बेरिलियम का वो गलत था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी टेबल पे। तो इन्होंने जब डिटेल में स्टडी की, सारी रिएक्शंस परफॉर्म करके देखी खुद से, तो उनको समझ में आया कि नहीं, बेरिलियम का मास वो नहीं है जो हमको लग रहा है। तो पहले क्या माना जाता था 14.09। ठीक है, पहले पहले क्या था 14.09 मेंडलीव के पहले। फिर उसको उन्होंने रिवाइज करके क्या बोला 9.4। उससे उनका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कुछ एलिमेंट के मासेस को रिवाइज किया, मतलब अपडेट किया, जो गलत था उसको सही किया। दूसरी चीज क्या किया, ही लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस, ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेसेस, मतलब उनकी टेबल में आपको कुछ खाली जगह दिखेगी। ठीक है, जहां पे उन्होंने ये प्रिडिक्ट इतना उन्होंने डिटेल में स्टडी किया था कि उन्होंने इतना तक प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में इन बॉक्सेस में जहां पे मैंने खाली जगह छोड़ी है अपनी टेबल में, वहां पे कोई और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो 3 जगह पे यहाँ पे बॉक्स छोड़ा हुआ है उन्होंने, मास नंबर 44, मास नंबर 66, मास नंबर 72। और इन बॉक्सेस में आने वाले एलिमेंट्स जो है फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज तक इन्होंने प्रिडिक्ट करके रखी थी कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होगी। और उनका एक तरीके से ये भी बता दिया था कि वो किसके जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल जो 44 मास वाला एलिमेंट आएगा फ्यूचर में, जिसे इन्होंने बताया, उसका नाम रखा था इन्होंने ईका बोरॉन। ईका बोरॉन। 66 वाले का नाम लिखा था ईका एल्यूमिनियम। अभी ईका क्या है, और 72 वाले का ईका सिलिकॉन। ई का मतलब लाइक, उसके जैसा, मतलब ये जो एलिमेंट होगा किसके जैसा होगा, बोरॉन के जैसा, मतलब उसके ग्रुप में आएगा वो, उसी ग्रुप में आएगा जिसमें बोरॉन है। 66 वाला ई का एल्यूमिनियम, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम से मैच करेगी, एल्यूमिनियम के कॉलम में आएगा ये। ठीक है, 72 नंबर का जो मास वाला होगा ई का सिलिकॉन, वो सिलिकॉन के जैसा होगा। उस टाइम पे ये 3 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो ये वाले जो 3 डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर ली थी। और जैसी प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रिडिक्ट की थी एग्जैक्टली वैसी ही प्रॉपर्टीज बाद में निकली। उसका एग्जांपल आपको दिया गया है टेबल 2.4 पेज नंबर 19 पे, वो यहाँ पे शो कर दूंगा मैं। तो कंपेयर कर सकते हो आप कितनी सिमिलरिटीज हमको मिली है बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो वीका बोरॉन की जगह पे कौन सा आ गया, स्कैंडियम। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। वीका बोरॉन तो एक जस्ट कुछ समय के लिए यूज करने के लिए रखा गया था, जस्ट बोलने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 66 वाला कौन सा है, गैलियम, स्कैंडियम, गैलियम, और ये आया जर्मेनियम। तो यह कितना जीनियस आदमी रहा होगा, इन्होंने प्रिडिक्ट करके रखा था, प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि यहाँ यहाँ पर इस नंबर के डब्बे में आपको ये ऐसे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, उनकी ये प्रॉपर्टीज होगी, और वैसे की वैसे निकला भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ये अच्छा काम किया इन्होंने, वेरी है। तीसरा क्या इन्होंने किया, नोबल गैसेस। अब हमारे जो नोबल गैसेस हैं इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। कौन कौन से इसमें, हीलियम, नियॉन,
आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। दीज आर इनर्ट। ये गैसेस, ये एलिमेंट किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, किसी भी तरह का कंपाउंड ऑक्साइड हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते, सिर्फ इसको छोड़ के। ये ज़ीनॉन फॉर्म करता है, बाकी ये जो है किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। तो इनकी डिस्कवरी बाद में हुई, जब ये पीरियोडिक टेबल आया उसके बहुत बाद में हुई। उस समय में मेंडलीव जिंदा थे, तो उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स के लिए अलग से एक कॉलम ऐड कर दिया। पहले कितने कॉलम थे उनके इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए, तो उनके लिए एक एडिशनल 8वां कॉलम टेबल में ऐड कर दिया, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि इन्होंने जो टेबल दिया है, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया है वो परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन अभी भी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे भी डीमेरिट्स है। तो ये हो गए मेरिट्स। इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये लिख लो। वैसे बुक में दिया हुआ है डिटेल में, नंबर 19 पे। चलो अब देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी। बुरा क्या, इनका उनकी गलती भी नहीं है बेचारा की। उस समय पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उनको जितना नॉलेज था उस हिसाब से उन्होंने जो बताया, तो उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। चलो क्या लिखना है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स मतलब क्या गलतियां हो गई या क्या ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं गई, जो बाद में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकले, है ना, वो क्या है। तो इसमें 4 ड्रॉबैक डिस्कस किए गए हैं। पहला ड्रॉबैक है इसमें होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। तो वही प्रॉब्लम आ गई इसमें भी, कोबाल्ट एंड निकेल की, है ना। तो कोबाल्ट एंड निकेल को इन्होंने भी एक ही जगह पे रख दिया। अब इनकी टेबल में अगर आप देखोगे ना, पेज नंबर 18 पे जो टेबल दी है 2.3, यहाँ पे दिखेगी वो, उसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले कॉलम में, हाँ, जो थर्ड वाला आपको फोर्थ वाला जो पीरियड दिख रहा है, फोर्थ वाला जो रो दिख रहा है 7 8 कॉलम में, ग्रुप 8 में, तो उसमें देखिए आपको 4 एलिमेंट एक साथ दिख रहे हैं, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल। अब कोबाल्ट का वहां पे जो मास और दिया, कोबाल्ट और निकेल का जो मास दिया है, दोनों का सेम दिया हुआ है 59। अब उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उनका एग्जैक्ट मास बता पाए, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम लगा, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। लेकिन इन्होंने भी क्या किया है, उसको एक ही जगह पे रख दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये 4 कार्ड है, 56, उसके बाद 59, 59 63, ठीक है। तो पहले आएगा आयरन, ठीक है, इसका कलर देखो आयरन, ठीक है। उसके बाद ये 59, इसका कलर देखो निकेल, थोड़ा सा फेड कर दिया है। देन कोबाल्ट, आयरन के जैसा है, और कॉपर एकदम अलग है, यूनिक। अब ये कलर अलग अलग है, मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन चारों को एक ही डब्बे में डाल दिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम आ रहा है, तो इनकी कोई गलती नहीं है। बाद में जब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से उनका एग्जैक्ट मास पता चला, तो पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक ही जगह पे है, प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है इनका, डिमेरिट क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी बाद में हुई। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। मतलब आप उनके टाइप पे ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे एलिमेंट्स, एक ही तरह के एलिमेंट में ऐसे टाइप्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन मासेस क्या है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन ये जो एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है, इसके 2 आइसोटोप है। एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। एक का मास 35, एक का मास 37, और दोनों क्लोरीन की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। अब अगर आप मासेस के हिसाब से इनको टेबल में रखने जाओगे, तो पहले क्लोरीन 37 अलग आएगा, और क्लोरीन 35 पहले अलग आएगा, और 37 बाद में अलग आएगा। तो मासेस के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो अलग अलग कॉलम में होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम है तो एक ही कॉलम में होने चाहिए, तो ये गड़बड़ है।
तो आइसोटोप्स का जो पोजिशनिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर तीसरी क्या गड़बड़ हो गई है इसमें? तीसरी गड़बड़ हो गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो जो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया है उसमें कोई प्रॉपर आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मासेस में क्या है? नो यूनिफॉर्मिटी। जब आप एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करोगे तो यूनिफॉर्मिटी उसमें आपको देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, लिथियम एटॉमिक मास कितना है इसका? 3 है आई गेस। हाँ, लिथियम का 7 है, सॉरी, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास का इतना याद नहीं है मेरे को, क्यों याद करो यार, वो एग्जाम भी देना है। हाँ, तुम याद करो, तुमको एग्जाम देना है। देन फिर बेरिलियम की बात करें, Be 9.4। देन उसके बाद कौन है? बोरॉन 11। ये एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूँ। फिर कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। अब यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे 2.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई पैटर्न ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये है कि भाई एटॉमिक मासेस जो है वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 7 के बीच में तो हजारों नंबर पॉसिबल है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.5। उसको अगर 2 डिजिट कर लोगे तो और पॉसिबिलिटीज है। तो इन दो एलिमेंट्स के बीच में फ्यूचर में अगर बहुत सारे एलिमेंट, 2 या 3 एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो, या फिर इन दोनों के बीच में कोई 2 एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो पूरी टेबल गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है एटॉमिक मासेस के हिसाब से। तो सबसे बड़ा झोल यही है कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करना ही सबसे बड़ी गलती। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसमें ड्रॉबैक ये है हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसमें जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसपे कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखें कि 7th ग्रुप पे रखें मेंडलीव की टेबल में? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वो अल्कली मेटल्स की जैसी शो करता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम नहीं सॉरी, क्रोमियम, कॉपर, रुबिडियम। ठीक है, तो उनके जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वो फर्स्ट वाले ग्रुप के जैसी शो कर रहा है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वो 7th वाले ग्रुप के जैसी शो कर रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के जैसी। वो सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे पीरियोडिक आपका जो पेज नंबर 20 है वहां पे दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए भी ये ड्रॉबैक में आ जाता है। इसके लिए आज भी कंफ्यूजन है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ये भी आज एक सवाल है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 4 ड्रॉबैक्स हैं, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। चलो, डिमेरिट्स। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो गया, समझ में आया? इसमें कोई गड़बड़ हुई? अब फाइनली एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब देखो साइंटिस्ट आए, नाम है हेनरी मोसले, मोसले अंकल। ठीक है, ये कौन है? इंग्लिश साइंटिस्ट है मेरे ख्याल से ये, हाँ इंग्लिश साइंटिस्ट है ये भी। तो 1913 में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए? एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। और इन्होंने एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताया एटम की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताया दुनिया को कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर वो अलग अलग होता है। हर एलिमेंट का यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या कोई पॉजिटिव चार्ज उनके एटम्स में होता है ना। दैट मेक्स ईच एंड एवरी एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहीं ना कहीं अलग है और कहीं ना कहीं सेम भी है।
ठीक है, सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर भी है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बाद में क्या नाम दिया गया, एटॉमिक नंबर, ये कंसेप्ट दिया गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर स्टैंड्स फॉर जेड। ये जेड कहां से आता है, इसका फुल फॉर्म है जेहल, जेहल व्हिच मींस नंबर, और बेसिकली द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनिशियली जो नंबर्स होते थे, बॉक्सेस को नंबर दिए जाते थे 1 2 3 4, जब अरेंजमेंट होती थी एटॉमिक मासेस के हिसाब से, लेकिन बॉक्सेस को जो नंबर दिए जाते थे, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उसको जहर कहा जाता था या फिर नंबर कहा जाता था, एटॉमिक नंबर कहा जाता था। फिर बाद में जब इन्होंने हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किया कि हर एलिमेंट का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो अलग अलग होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलग अलग होता है उसके न्यूक्लियस में, फिर उनको उन्होंने समझ में आया कि नहीं एटॉमिक नंबर उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दी, जो कि मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की या फिर एलिमेंट की एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक काम करो, इन्होंने सजेस्ट किया एटॉमिक नंबर तो डिस्कवर हो गया, एक काम करके देखते हैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं, है ना। तो इट इज अ यूनिक, एटॉमिक नंबर इज यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा उनको लगा। बाद में कहने लगे इसमें भी कुछ बातें नई नई हुई। ठीक है, इसके बारे में हम खैर अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। समझ लो फिलहाल कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और इन्होंने जब उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, तो उनको उसमें क्या दिखी, पीरियोडिसिटी दिखी, मतलब कुछ तो भी पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, प्रॉपर्टीज की जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी आफ्टर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और उनको एक के नीचे एक आते गए, और इस तरह से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, तो मेंडलीव ने जो लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसमें एटॉमिक मास की बात की गई है, तो उन्होंने जस्ट उस लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और हमको नया लॉ मिला, इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हिच सेज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो आफ्टर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स यू विल ऑब्जर्व द रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट बार बार आपको मिलते जाते हैं, उसको अगर आप एक के नीचे एक रखते जाओ तो एक टेबल मिलता है, और वो ही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो ये सब कहानी है इन साइंटिस्टों की, किस तरीके से उनको हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। ठीक है, अब चलो यहाँ तक तो हो गई सब कहानियां कहानियां, अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। इस टॉपिक में से अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 2-3 मार्क के, 2 या 3 मार्क। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म मतलब जो पूरा लंबा चौड़ा टेबल है उसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, जो फाइनल जो हमको स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दिखता है वो। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे मैंने इस टॉपिक पे अलग से भी वीडियो बनाया है चैनल पे, थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो बनाया है उसको समझने के लिए, तो अगर आप चाहो तो वो वाला भी वीडियो देख सकते हो। वन शॉट में मैं थोड़ा सा कुछ सिंपल पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिक्चर। ध्यान से देखो इस टेबल को, है ना, देख के ऐसा लगता है कि यार ये क्या चीज है, कैसे याद होगा, है ना, टेंशन आ जाता है तुमको पीरियोडिक टेबल को देख के। कोई नहीं, हो जाएगा ये। ठीक है, समझते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है इस टेबल में। इस टेबल में आपको है 118 बॉक्सेस, एज यू कैन सी 118 डब्बे हैं, हर डब्बे में एक एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल लिखा गया है हर डब्बे के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपको सिंबल के साथ उसका एटॉमिक मास दिखेगा, एटॉमिक नंबर दिखेगा,
है ना, कुछ चीजें उस डब्ल्यू में हर एलिमेंट की लिखी गई है। ठीक है, उसके अलावा और क्या हम लोग समझ सकते हैं कि जो इस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको कहा जाता है पीरियड। देन और क्या खास बात है इसमें, इस टेबल को अपन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ब्लॉक्स में, डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इधर लेफ्ट साइड पे जो पहले 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उधर राइट साइड पे जो 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और मिडल में जो 10 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहे हैं 14 14 28 एलिमेंट्स के जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको जो ये दिख रहे हैं पीरियड्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अरेंज, दैट आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि डी ब्लॉक का ही नीचे से कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, और क्या क्या खास बातें हमको पता होनी चाहिए इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे ना, एक ही ग्रुप वाले जो सारे एलिमेंट्स होंगे, सबकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सिमिलर होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि ग्रुप में सिमिलर शो होंगी, इसलिए एक ही जगह पे आए, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स का, ये किस बेसिस पे किया गया है, अगर हम बात करें इसके अरेंजमेंट की, तो एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैंने मेरे स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल के वीडियो में बताई है। वो कहानी यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो वीडियो भी देख लो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्लासरूम में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट करता है टीचर रोल नंबर वाइज, वैसा ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर वाइज अरेंजमेंट किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स होने के बावजूद ये क्या होते हैं, सॉफ्ट। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो है थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। देन सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज या फिर आपको बोल सकते हैं कि नेम द फॉलोइंग टाइप एग्जांपल्स में नेम द फॉलोइंग के क्वेश्चन टाइप में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो 1 मार्क का क्वेश्चन है आया हुआ भी है। ठीक है, देन इसमें जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज कॉल्ड एज 17th ग्रुप, जो लास्ट क्लास में सेकंड लास्ट ग्रुप है, उसको कहा जाता है हैलोजन फैमिली, या फिर सिंपली उसको हैलोजेंस कहा जाता है। और जो 18th ग्रुप है इसमें, ठीक है, जो लास्ट वाला ग्रुप है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन, दिस इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस। गैसियस स्टेट में होते हैं, और नोबल क्यों बोलते हैं, को नोबल मतलब राजा। तो ये पीरियोडिक टेबल के राजा हैं। राजा मतलब इनको किसी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो क्लास में बिल्कुल सुनसान बैठे रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट किसी ने भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे, किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ज़ीनॉन। ज़ीनॉन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, या फिर इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, या फिर जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो जीरो होती है। ठीक है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। और क्या खास बात है इसमें, और क्या पता होना चाहिए, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। और क्या खास बात होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए, हाँ, नीचे जो ये जो आपको दो अलग से दिख रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वाली रो को कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि इनका जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेंथेनम, तो लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट की जो फर्स्ट वाली रो है 14 एलिमेंट्स की, उसको लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, और जो सेकंड वाली रो है उसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड से बोला जाता है इसको। ठीक है, और क्या खास बात है, हाँ, एक और खास बात रह गई कि पी ब्लॉक पे आप देख सकते हो कि एक जिगजैग लाइन पास हो रही है, ऐसे इस तरीके से जिगजैग लाइन पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन है वो। अब उसमें आप देख सकते हो कि उसके लेफ्ट साइड पे जो है वो मेटल्स है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स है, और उसकी जो बाउंड्री लाइन है इमेजिनरी लाइन की, उस बाउंड्री लाइन के आसपास आपको क्या दिखेंगे, मेटालॉइड्स दिखेंगे, है ना? जैसे कि बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम एंटीमनी नहीं है, हाँ
एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। तो कुछ उसके जिगजैग लाइन के आसपास जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड्स है, लेफ्ट साइड पे मेटल्स है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका है क्लासिफाई करने का एलिमेंट्स का, वो भी एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ये पीरियोडिक टेबल हमारा है और 180 एलिमेंट्स है। अब इनको याद कैसे करें, इनकी कोई ट्रिक है क्या सर? ट्रिक भी है, ठीक है। क्या ट्रिक है? ह ही ली वे वर्क कैन ऑफ मी नामोदर्शी पस प्रत तथा स्पेटी वक्र बना पिको निकु सर फुल पकड़ी। क्या है भाई, ये कोई मंत्र बोल रहे हैं क्या सर? अरे भाई मंत्र नहीं है, ये 30 एलिमेंट्स है आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ह, उसका जो सिंबल है उससे हम लोग साउंड बना रहे हैं हिंदी में। तो हाइड्रोजन का H होता है तो ह, हीलियम का ही, लिथियम का ली, बेरिलियम का बे, बोरॉन का ब, कार्बन और नाइट्रोजन साथ में ले लेंगे कैन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन साथ में ले लेंगे ऑ, नियॉन का नी, ठीक है। फिर सोडियम का ना, Na, मैग्नीशियम का मग, Mg, है ना। एल्यूमिनियम का Al, अल। तो इस तरीके से ह ही ली वे ब कैन ऑफ नी नामक सी पस्कलर प्रकाश कटी वक्र मतलब फिको निकुजन। ऐसा आप काउंटिंग भी कर सकते हो और उससे आप एटॉमिक नंबर भी लर्न कर सकते हो। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो आपको लर्न ही होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बड़ा काम का है, हमको आगे इसमें काम आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक वगैरह मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया यहाँ पे साथ साथ में। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 6 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना, पूरे मार्क मिल जाएंगे। अब मैंने आपको जैसे बताने के टाइम पे मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट 10 पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो 10 में से आप 6 पॉइंट भी लिख दिए तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, डन। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर 22। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है? ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता है ऐसा मैं मान रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकालना सीखा होगा 8th से लेके, 8th में भी सीखा है, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर याद होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऐसे गोल गोल शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिट्स कहा जाता है उनको। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते रहते हैं? शेल्स में घूमते रहते हैं। तो एक शेल नहीं होता, कभी कभी एक होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होते हैं। अब इन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो दैट सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पीरियोडिक टेबल से क्या लेना देना है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन आता है, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड। तो यहाँ पे हम 2 चीजें देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन अ पीरियड, ठीक है। ग्रुप में जब हम लोग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या दिखता है, और पीरियड में क्या दिखता है ना। अलोंग द ग्रुप, अलोंग ग्रुप, अलोंग ग्रुप मतलब ऐसे वर्टिकली आप किसी भी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे 80 ग्रुप से अपने, या फिर पीरियड में हॉरिजॉन्टली जाओ लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स है, सेकंड में है 8, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखो क्या होता है, कौन सा ग्रुप लेते हैं? फर्स्ट ग्रुप ले लो, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, एक ही एलिमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो भाई उसको कहाँ भरेंगे? फर्स्ट शेल में जाएगा, के शेल, के एलिमेंट ऐसे 4 शेल होते हैं, है ना। वैसे उसके आगे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर 4 का ही काम पड़ता है। तो सबसे पहले के शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ गया? के शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है इसमें? फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, है ना। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। फिर नेक्स्ट कौन है भाई? सोडियम, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ठीक है। इस तरीके से है। देन थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम, के,
एटॉमिक नंबर 90, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1। वैसे देखा जाए तो थर्ड वाला जो शेल होता है ये एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन। अभी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेगा तो 2n स्क्वायर। n क्या है शेल नंबर, ठीक है। अगर फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम 2। यहाँ अगर सेकंड शेल है एल शेल तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, मतलब मैक्सिमम सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। थर्ड शेल की बात करें तो यहाँ 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18। लेकिन जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो 2 8 8 18, यहाँ पे 9 क्यों नहीं रखा, तो दिस इज फॉर स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज, एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है नेक्स्ट वाले शेल में प्रमोट कर देता है। पोटेशियम का 2 8 8 1, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखिए रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37, 2 8 18 8 1 और एक है 37, 10 और ये 28 और ये 36 और 37, ठीक है 37। तो 2 8 18 8 7 अब बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है सीशियम है। तो ऐसे आप करो, आगे का भी इतना टाइम नहीं करते अपन। अब यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है कि हर बार जैसे जैसे अपन एक ही ग्रुप में नीचे नीचे आ रहे हैं हर बार एक नया शेल ऐड होगा। पहले वाले एटम में एक शेल है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है, पांचवे वाले में 5 है ना। तो ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये कौन से पीरियड में है, ये फर्स्ट पीरियड में है। लिथियम कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे टेबल में, ठीक है। ये कौन से पीरियड में है, सोडियम ये थर्ड पीरियड में है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में है, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड में है, सीशियम सिक्स्थ पीरियड में है, और लास्ट जिसमें कौन है सीशियम के बाद फ्रांशियम, ये सेवंथ पीरियड में है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम्स है ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ 4 है 5 है, हर बार एक शेल ऐड होता जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने शेल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या एटम में उतना उसका वो पीरियड नंबर है। मतलब शेल नंबर से अपन क्या बता सकते हैं, उसका पीरियड नंबर बता सकते, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक चीज लेके जाएंगे, शेल नंबर इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर, ठीक है। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर बताओ, सपोज एग्जांपल बोल दिया सोडियम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2, 8, 1, बताओ ये कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है, कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड है। तो पीरियड कैसे लगाओगे, शेल नंबर, कितने शेल है, नंबर ऑफ शेल। इसमें एक शेल है तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट पीरियड में है। 2 शेल है तो यहाँ पे सेकंड वाले पीरियड में है। 3 शेल है तो थर्ड वाले, इस तरीके से याद रख लेना, ये ट्रिक है, ठीक है। और खास बात क्या दिखती है इसमें कि सबके लास्ट वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका भी लास्ट वाले शेल एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले शेल को क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल कहा जाता है। लास्ट वाले शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। तो यहाँ पे सबके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है, कहीं ना कहीं इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे समझ में आती है जब हम अलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं। अब आते हैं अलॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पे बस कौन सा पीरियड लेंगे, सेकेंड वाला पीरियड लेंगे। फर्स्ट वाला क्यों नहीं लिया, कि फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट है, क्या समझ में आएगा तुमको उसमें, ठीक है। सेकेंड वाला पीरियड देखो क्या है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। तो उसके बाद है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। फिर है बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। फिर है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। फिर है नाइट्रोजन 7, 2, 5। ऑक्सीजन 8, 2, 6। देन फ्लोरीन 9, 2, 7। नियॉन 10, 2, 8। अब यहाँ पे क्या खास बात है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सब में देखो 2 2 ही क्या है
नंबर ऑफ शेल है, इसके बाद भी 2 शेल है, इसके बाद भी 2 शेल है, इसके बाद भी 2 शेल, सबके पास 2 शेल है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के एलिमेंट्स है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आपको समझ एक और चीज समझनी है, यहाँ पे देखो हर बार इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 हो गए उसी शेल में, तीसरे ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग इन द सेम शेल, सेम आउटर मोशन। नया शेल ऐड नहीं हो रहा है जैसे कि इस केस में हो रहा है, इस केस में वैसा नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें सब में अलग अलग है आखिरी वाले शेल में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, इसीलिए ये अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किए गए हैं। अब यहाँ से आप ग्रुप नंबर पता लगा सकते हैं। ग्रुप नंबर कैसे पता लगाओ, उसकी क्या ट्रिक है। अगर आपको बोला कि ग्रुप नंबर बताओ तो कैसे पता लगाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर चाहे यहाँ से भी करो, उसके लिए भी कर सकते हैं, वैसे तो ये पता ही फर्स्ट ग्रुप वाले हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, ग्रुप नंबर पता करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आखिरी वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखना है। ठीक है, क्या ट्रिक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 चीजें हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 है, आखिरी वाले शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या तो 2 है, तो उसी नंबर को क्या मान लेना है, उसका ग्रुप नंबर मान लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम 2,1, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वही उसका क्या हो गया, ग्रुप नंबर। बेरिलियम 2,2, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसका ग्रुप नंबर। तो ये 2 है तो भाई ये इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। तो अगर मैं तुमको पूछूं बेरिलियम का ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, तो पीरियड नंबर तो कैसे बताओगे, 2 शेल है तो पीरियड नंबर 2। लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे क्या पता चलेगा, तुमको ग्रुप पता चलेगा। एक ये हो गया, ये सिर्फ ये जो है किसके लिए, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 या फिर 2। अब अगर 2 से ज्यादा है तो क्या, फॉर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा है तो क्या, 3 4 5, अगर ऐसा है तो क्या, तो उसमें क्या कर देगा, प्लस 10 कर देगा, उसमें क्या कर देना है, प्लस 10 कर देना है। अब खास बात यहाँ पे ये सिर्फ एक चीज समझ लो, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक, मतलब कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, उसके आगे के एलिमेंट पे ये अप्लाई नहीं होती, और कैल्शियम तक ही तुमको क्वेश्चन एग्जाम में आता है 10th के लेवल पे। तो अगर मान लो एटॉमिक आखिरी वाले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है, जो भी नंबर होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या ऐड कर देना है, 10 ऐड कर देना है। तो जो भी नंबर मिलेगा वो उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 + 10 14, तो ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। या फिर इसे ऑक्सीजन की बात करो, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो कौन से ग्रुप में आएगा ये, 6 + 10, ये नंबर जो है 2 से बड़ा है, तो क्या कर देंगे 2 उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में मिलेगा, 16th ग्रुप में मिलेगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने को बोल सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, मतलब 1 मार्क के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है इतना सारा। खैर कोई नहीं, एक बार समझ में आया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं तुमको पूछूं कोई एलिमेंट में अगर देता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो इसको हटाते हैं, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक। ठीक है, अब तुमको मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं फॉर एग्जांपल कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो बताओ ग्रुप नंबर क्या है, मतलब पोटेशियम कौन से ग्रुप में है, और पीरियड नंबर क्या है, मतलब वो कौन से पीरियड में है। तो क्या करोगे तुम इसका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2, 8, 1। ठीक है, 9 नहीं करना है यहाँ पे, आगे प्रमोट कर देना एक्सेप्शनल केस है। अब इसके बाद ग्रुप नंबर बताना है, तो ग्रुप नंबर कैसे बताओगे, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर 1 या 2 है तो क्या कर देंगे, उसी नंबर को उसका ग्रुप मान लेंगे, तो 1 है तो ग्रुप नंबर क्या हुआ, 1, है ना। और पीरियड नंबर कैसे पता लगाओगे, देखो शेल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ ग्रुप, फोर्थ वाले पीरियड में आएगा, तो पीरियड नंबर हो गया 4। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते आना चाहिए, निकालते नहीं आता
नहीं समझ में आया होगा तो 20 एलिमेंट्स का लर्न कर लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा तुम्हें। एटॉमिक नंबर 20 तक के सब काम का है, उसके बाद आपको कुछ काम का नहीं है। हाँ सिर्फ इतना है कि आपको जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो आखिरी तक लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सेकंड वाला भी लर्न करना पड़ेगा। बाकी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर जाओगे तो 20 ही काम के फर्स्ट। ट्रिक भी तुमको बता दिए लर्न करने के लिए, ये हो गया, हो गया। उसके बाद आता है पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये बड़ा काम का टॉपिक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडल पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की जिसमें आपको कुछ तो भी पैटर्न दिखता है, उन पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि उसको शॉर्टकट ट्रिक के साथ कैसे याद रखें, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी में क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, कैसे अलाउंग ग्रुप अलाउंग। पहले एक एक करके समझेंगे, फिर उसको लास्ट में एक समराइज फॉर्म में शॉर्टकट टेबल में आपको दूंगा, जिसके थ्रू आपको पूरा याद हो जाएगा एक साथ, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सेकेंड्स को स्टार्ट करते हैं अपन, सेकेंड को। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। हाँ तो भाई क्या बोल रहा था मैं, हाँ पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमको देखनी है वैलेंसी। मतलब हाउ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट changes, how the element valency of the elements changes along a group vertically and along a period horizontally, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो वैलेंसी, पहले तो ये समझो वैलेंसी मतलब क्या होता है। वैलेंसी मतलब the combining capacity of an element is called as valency, या ability of an element to form a certain number of chemical bonds। देखो ज्यादातर एलिमेंट्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, अनस्टेबल है। कुछ कुछ स्टेबल है, जैसे कि नोबल गैसेस स्टेबल है, और ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है, अनस्टेबल। और स्टेबलाइज होने के लिए वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी वाले शेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं। अब एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, या कभी कभी शेयर भी करते हैं एक दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेगा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि उसको नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना होता है। अब नोबल गैसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2। फिर होता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8। फिर है आर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8। फिर उसके बाद आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर आई थिंक 30, क्रिप्टॉन कितना है, 36, हाँ, एटॉमिक नंबर 2,8, 18,8 ऐसा आएगा कुछ तो भी, लिखते हुए 36 होने के ही, हाँ, 18, ठीक है। तो ये आपकी नोबल गैसेस है, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मतलब डुप्लेट, और 8 है, देखो इनों में 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, इसको कहा जाता है ऑक्टेट। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में दो या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल अगर है तो, लास्ट शेल अगर फर्स्ट शेल है, पहला वाला शेल जो है के शेल है वही एकमात्र उसका शेल है जो लास्ट शेल है, तो उस केस में डुप्लेट स्टेबल। और अगर 2 या 2 से ज्यादा शेल है तो लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट इज स्टेबल, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो जो भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या तो गेन करता है, या तो शेयर करता है, ताकि उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8, है ना। अब फॉर एग्जांपल ये वैलेंसी, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन या शेयर करेगा दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल समझते हैं इसको। एग्जांपल के लिए मुझे सपोज सोडियम एलिमेंट है, मेटल है, सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसके पास क्या है 11। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन, ठीक है, इस एटॉमिक नंबर।
और नॉर्मली जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके बाद 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 हो गई 11। अब यहाँ पे लास्ट शेल जिसको वैलेंस शेल कहा जाता है, वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको किसके जैसा बनना पड़ेगा, नियॉन के जैसा। उसके लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका SEC मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8, जो कि किसके जैसा है, नियॉन के जैसा है। मतलब वो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसे बनने की कोशिश करता है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 1। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करेंगे वो उसकी वैलेंसी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहला हो गया। फॉर एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O एटॉमिक नंबर है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। अब लास्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज नहीं करेगा। और इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सा है, नियॉन। तो नियॉन के जैसे बनेगा। तो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए कहीं से तो हो जाएगा स्टेबल, 2 8 ऑक्टेट बन जाएगा। तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8, जो कि किसके जैसा है, अगेन नियॉन के जैसा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयर करेगा वही उसकी क्या हो गई, वैलेंसी। समझ में आ गया वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। चलो, अब अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड कैसे वैलेंसी चेंज होती है उसको हम देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड उसको बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड का वैलेंसी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। अलोंग द ग्रुप, ध्यान लिख देता हूँ, अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, ठीक है। अब अलोंग द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है क्योंकि सबके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप वालों की बात करें, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, गेन करेगा या तो शेयर करेगा, सब पॉसिबल है इसके केस में, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दल बदल है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इसका कोई भरोसा नहीं है, जब जैसा एलिमेंट सामने उसको मिलेगा उसकी जैसी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता, शेयर भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिसके साथ कंबाइन हो रहा है वो एलिमेंट किस टाइप का है, ठीक है। मेटल के सामने आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन के सामने आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर अपने जैसे ही किसी एलिमेंट के साथ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करेगा तो वैलेंसी क्या हो गई, 1। फिर अगर हम बात करें इसके बाद लिथियम की, तो एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब वैलेंसी 1। फिर लिथियम के बाद कौन है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा किसके जैसा बनेगा, नियॉन के जैसा। तो ये हो जाएगा वैलेंसी 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। फिर कौन है ये सोडियम के बाद कौन है, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा, वैलेंसी 1। सेम अगर आप निकालोगे आगे भी सब में वैलेंसी सेम आएंगी। फर्स्ट ग्रुप वाले की सबकी वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप वालों की सबकी वैलेंसी 2, थर्ड वालों की सबकी वैलेंसी 3, फोर्थ वालों की 4। तो आप अलोंग द ग्रुप अगर जाएंगे तो सबकी वैलेंसी क्या होती है, सेम, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अलोंग द पीरियड देखते हैं। सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम। ये एक ही एग्जांपल लर्न कर लो। ग्रुप में बोला तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड पीरियड में बोला तो सेकंड वाला पीरियड, ठीक है। जरा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। तो वैलेंसी क्या हो गई, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर कौन है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके जैसा बनेगा, वैलेंसी 2। फिर कौन है भाई, बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, 3 इलेक्ट्रॉन है, यूज कर देगा, हीलियम के जैसा बनेगा, ठीक है, वैलेंसी 3। फिर कौन है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी न किसी एलिमेंट के साथ, और किसके जैसा बनेगा, नियॉन के जैसा, क्योंकि 4 दूसरे के तो मिलेगा ना इसको, तो उसका ऑक्टेट बनाने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्या बनेगा कार्बन का, 2,8, नियॉन के जैसा। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए वैलेंसी 4। फिर कौन है भाई, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब ये लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उससे क्या बन जाएगा, ये 2,8, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो स्टेबल इसका 2 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। फिर कौन है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, तो 2 वैलेंसी हो गई। फिर कौन है, क्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, तो प्रोग्रेस कर जाता हूं। एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी 1। उसके बाद है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं, गेन लूज नहीं करेगा, कुछ नहीं, वैलेंसी 0, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 3 2 1, मतलब पहले इंक्रीज हो रही है वैलेंसी, फिर डिक्रीज हो रही है। सो अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड, तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है, अलोंग द ग्रुप सबकी सेम, अलोंग द पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्लियर है, वैलेंसी का ट्रेंड समझ में आ गया, चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। सेकेंड पीरियोडिक ट्रेंड, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरा डायलॉग आपको पता है, आपके पेशेंस को सलाम, है ना, मतलब आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, जो बच्चे यहाँ तक हमको देख रहे हैं, है ना, नहीं तो बच्चे 1-2 मिनट देख के बंद कर देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में पेशेंस कम हो गया है मेरे जवाब, है ना, तो ज्यादा उनको मतलब फालतू टाइम पास ज्यादा चाहिए, मस्ती मजाक कराओ, हम भी कर सकते हैं मस्ती मजाक, लेकिन कैसा है भाई, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है उसके अंदर, और वो चीज अपने को पसंद नहीं आती है, वैसे भी फालतू मस्ती मजाक करके क्या मिलेगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं, सेकेंड जो ट्रेंड हमको देखना है, एटॉमिक साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, 1 2 3 4 जितने स्टार लगाओगे लगाओ, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, और आ भी सकता है इससे। तो एटॉमिक साइज क्या होती है भाई, देखो कोई एलिमेंट में एक, ये देखो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेल है, तो छोटू सा एटम है, एक ही शेल है, ठीक है। कोई एलिमेंट में 2 शेल होंगे, है ना, 1 2, फॉर एग्जांपल कार्बन 2,4, 2 शेल है ना? किसी एलिमेंट में 3 शेल होंगे, 1 2 3, तो इनकी जो साइज है वो चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि एटम इज अ स्फीयर, स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है, तो स्फीयर की क्या होगी, रेडियस, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज मतलब क्या बोल रहा है, एटम की रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो भी होगा, फिर अगर फर्स्ट शेल वाला है तो ये रेडियस हो गई, सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट शेल है तो ये रेडियस हो गई, थर्ड शेल है तो ये रेडियस हो गई। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, सारे के सारे एम्प्टी वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट मत करना, शेल भी काउंट मत करना, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो, तो दिस इज एटॉमिक रेडियस। तो हमको देखना ये है कि अलोंग द ग्रुप या फिर अलोंग द पीरियड रेडियस में क्या चेंज आता है, क्या वो बढ़ती है या कम होती है या उतनी ही रहती है। चलो भाई डिस्कस करते हैं जल्दी से, इजी, ठीक है। देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस अलोंग ग्रुप डिस्कस करेंगे, और अलोंग पीरियड डिस्कस करेंगे,
ठीक है। अब अलाउंग द ग्रुप कैसे होगा, तो भाई अलाउंग ग्रुप निकालने के लिए तुमको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद करनी। तो देखो फिर वही लिखना है, बार बार वही चीज आती है। ठीक है, चलो वही नहीं, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। यहाँ पे वैलेंसी नहीं लिखना है, और उसके बाद एक ही शेल है ऐसा, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक 2,1, दो शेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस 1 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कौन है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक 2,8,1, मतलब इसके बाद 1 2 3 शेल है। ये न्यूक्लियस 1 2 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, फर्स्ट ग्रुप में बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक 2,8,1, मतलब इसमें 4 शेल होंगे। न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल। अब अगर यहाँ साइज की बात करें तो भाई एक शेल वाला एटम बड़ा होगा कि 4 शेल वाला बड़ा होगा, 4 शेल वाला बड़ा होगा, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे एज वी गो अलोंग द ग्रुप, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड। फर्स्ट वाले में एक ही शेल है, फिर में 2 फिर 3 4 5 शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ईच टाइम द शेल इज एडेड, तो न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ न्यू शेल। तो as a result of which the distance between the nucleus and the outermost electron goes on increasing, which means that atomic radius goes on increasing along a group. तो अगर हम बात करें atomic radius along a group तो क्या होगी, increase। इसमें गिब्रिसन टाइप क्वेश्चन आ जाता है, atomic radius increases along a group, उसको एक्सप्लेन करना है why, क्यों इंक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस। क्यों भाई, हर बार क्या हो रहा है, एक शेल ऐड हो रहा है, the electron is entering in a new shell, as a result of which the distance between the nucleus and the outermost shell goes on increasing, outermost electron goes on increasing, it means atomic radius goes on increasing where as we go down the group, along the group या फिर down the group, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये हमेशा ऊपर से नीचे लेना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा। समझ में आ गया, ये डिवीजन 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया है, फिर से आ सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, अलाउंग द पीरियड डिस्कस करते हैं, सेकंड पीरियड की बात करेंगे। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। फिर आएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 2,2। बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 2,3। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 2,4। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 2,5। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2,6। चलो इतना काफी है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो शेल तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, मतलब सेकंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। यहाँ एक, इसमें एक और ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, एक और, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 इन द सेम शेल एज वी गो अलोंग द पीरियड। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इस एटम की रेडियस क्या होगी, उतनी ही रहेगी क्या, शेल तो दो ही है, नहीं, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं होता है नॉर्मली, है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एट द सेम टाइम एक प्रोटॉन भी तो ऐड हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। Now there is an electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को एटम न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, शेल तो वही है, सेकंड वाला शेल ही है, अंदर वाला शेल तो सेम वहीं पे अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला शेल है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, तो मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एट द सेम टाइम प्रोटॉन ऐड किया, तो चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, साइज क्या होगी, छोटी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक और प्रोटॉन ऐड किया, तो और पुल करेगा स्ट्रांगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज और छोटी हो जाएगी। तो ऐसे जैसे जैसे अपन अलोंग अ पीरियड जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
along the group increase, along the period decrease. क्यों डिक्रीज हो रही है समझ में आ गया? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. एटॉमिक साइज क्लियर है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे. दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यार से समझता हूं. चलो भैया अगला टॉपिक देखो क्या बोलता है. अगला टॉपिक क्या है? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो. हाँ पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लेंगे. एक मिनट रुक जाओ. हाँ पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लेंगे. इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कुछ भी लोग. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ठीक है. अब ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और पॉजिटिविटी मतलब टू लूज. अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई दो करता है, कोई तीन करता है. तो जितने कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर डिपेंड करेंगे उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. है ना? मतलब ये जो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनकी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. और उन एलिमेंट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. मतलब मेटल्स क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं. तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये अच्छे वाले बच्चे हैं क्लास में जो अपना मदद करते हैं लोगों की. है ना? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. तो ये क्या हुआ? दानी है ना जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. लूज मतलब दे रहा है एक तरीके से बांट रहा है किसी को खुशियां बांट रहा है. तो ऐसा जो पर्सन है जो इलेक्ट्रो एलिमेंट है वो क्या हुआ? दानी. अब ये फिर क्या है कि उसका अपोजिट है. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन. नेगेटिविटी मतलब टू गेन. मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की. इलेक्ट्रॉन की भूखे होते हैं ये एलिमेंट. सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय virtue of which it gains the electrons to acquire stability that is called as electronegativity. ठीक है. अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्यों बोला गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज. कटायन आयन फॉर्म करता है ना? ये तुमने पढ़ा होगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं ना जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है. तो हम इनको एक तरीके से बोलेंगे भिखारी. ठीक है. तो देने वाला दानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेने वाला भिखारी. ठीक है. इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वो किस तरीके से वैरी करती है हमारे ग्रुप में और पीरियड में. लेट अस सी द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. ठीक है. एक एक करके बात करेंगे along the group along the grid. अब तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे देखो स्टार्टिंग में कितनी प्यारी हैंडराइटिंग है मेरी. अब देखो कितनी खतरनाक हैंडराइटिंग है मेरी. मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग अच्छी और आखिरी आखिरी में बक्का खतरनाक. जैसे डॉक्टर की आत्मा आ गई. जैसे तुम्हारे पेपर देते हो तो एग्जाम में शुरू में मस्त आराम आराम से लिखते अपन अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग. और जैसे जैसे आखिरी में जितना टाइम बोले कम टाइम फास्ट फास्ट लिखते है ना. हैंडराइटिंग कैसे कैसे कर देते डॉक्टर की आत्मा आ जाती अपने अंदर. वैसा नहीं लगेगा अभी. ठीक. मैं भी ह्यूमन हूँ नॉर्मल. ठीक है. साथ में अपने आते आते हैंडराइटिंग को कुछ तो भी हो जाता है. सबके साथ होता है ये. चलो अलग ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देखो क्या है. तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? लूज करेगा. देखो अगर किसी एलिमेंट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में
तो लूज करेगा, 4 से ज्यादा है तो गेन करेगा, इतना समझो, ठीक है। 4 से कम है तो लूज करेगा, 4 से ज्यादा है तो गेन करेगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ में आ सकता है ना। तो अलार्म ग्रुप अगर हम जाएंगे, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 का, ये भी लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2,8,1। फिर कौन है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 2,8,8,1। अब इस सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सबकी वैलेंस वन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हाइड्रोजन में एक ही शेल है, फर्स्ट शेल, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो इसको स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा वो, है ना। वही अगर हम लिथियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन उतना नहीं है, कम है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया। तो उसके बाद सोडियम में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये और दूर चला गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, है ना। अब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, सॉरी, ठीक है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, ईपी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो गेन करने की टेंडेंसी होगी क्या उसके पास, नहीं, गेन क्यों करेगा, लूज करने के लिए वो रेडी है, तो गेन क्यों करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, डिक्रीज, ठीक है, सिंपल फंडा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जस्ट अपोजिट होगा, अलार्म इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि शेल का और जो वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अपोजिट होगा, डिक्रीज होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने को रेडी है तो गेन कहां से करेगा, है ना, जो इंसान किसी को इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है तो वो गेन की तरफ क्यों जाएगा, तो लूज ही करेगा, है ना, स्टेबल होने के लिए, वो इजी है उसके लिए। अब अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें, चलो देखो, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, हाँ ये आज यहाँ थोड़ा सा डॉगी वगैरह का प्रॉब्लम चलता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है मुझको भी उनका भी, है ना। और अपने पास कैसा है कि फिलहाल वो नॉइस कैंसलेशन वाला माइक नहीं है, लाएंगे, थोड़ा व्यूज वगैरह बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, खर्चा करने की इच्छा होगी, है ना, नॉइस कैंसलेशन वाला माइक लगेगा अपने को, थोड़ा सा महंगा रहता हो, ठीक है, खर्चा करने की इच्छा करोगे, जब तुम लाइक्स करोगे, व्यूज को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को व्यूज बढ़ाओगे, शेयर करोगे लोगों के साथ में। चलो इस पे आओ वापस, एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, ठीक है, जब तक अच्छा वाला माइक नहीं आ जाता है, फिलहाल ये नेकबैंड से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसा नॉइस आएगा पीछे से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो, एक तरीके से ऐसी फीलिंग है जैसे तुम लोग प्रैक्टिकली क्लासरूम में बैठे हुए हो, वहां भी आवाज तो आती है ना, वहां पे कौन सा नॉइस कैंसलेशन होते रहता है, हमारे कान में नॉइस कैंसलेशन लगा हुआ है। चलो भाई, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, ऑक्सीजन 8 2,6। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, मतलब साइज छोटा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो जितना जितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उतना ही प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि जोड़ना आसान होगा, निकालना तो आसान नहीं होगा, इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो इसका मतलब इस केस में अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में ऐड हो रहा है, एट द सेम टाइम प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, नेगेटिव भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और
फोर्स के साथ पुल करेगा तो उसको निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अराउंड द पीरियड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई। इसको समाप्त करेंगे लास्ट में अपन पूरा एक शॉर्टकट ट्रिक से। वैसे लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ, अरे कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल देगा, तो एक्सप्लेन कैसे करूँगा, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक लिख के आ जाऊंगी क्या। हाँ चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट आखिरी टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मतलब मेटल्स के जैसी प्रॉपर्टी। मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव, अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव से एक और बात याद आ गई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रुप में जो लास्ट एलिमेंट होगा कौन है, फ्रांशियम या फिर सीशियम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इधर से जाएंगे अलोंग द पीरियड सबसे आखिरी में जो एलिमेंट होगा, वैसे तो हीलियम आता है सबसे कॉर्नर पे, तो हीलियम तो स्टेबल है, उसके नीचे नियॉन आता है वो भी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन और उसको करेंगे। तो बचा कौन, सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल में, राइट मोस्ट कॉर्नर पे ऊपर की साइड पे क्या होगा, राइट एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो कि क्लोरीन है, और लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे नीचे जो एलिमेंट होगा वो सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको बातें। अब मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड नॉन मेटालिक मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब जब हम पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने बताया कि एक जिगजैग लाइन पास होती है पी ब्लॉक में, उसके लेफ्ट में मेटल राइट में नॉन मेटल। तो जैसे यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो अपन डायरेक्टली बात करते हैं अलोंग पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा अलोंग द पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि मेटल से किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। मतलब लेफ्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है और जैसे से आगे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है अलोंग द पीरियड। तो उस साइड में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, फिर इंक्रीज। ठीक है, अगर हम सेम चीज बात करें अलोंग द ग्रुप, तो अलोंग ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, अलोंग ग्रुप जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर अलोंग ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, फिर डिक्रीज। बस यही सब बातें हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स जो आपके बुक में दिए गए हैं सब हमने डिस्कस किए हैं, ये सब समझ लिया होगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। नहीं समझा है तो जो डाउट है वो कमेंट्स में आप कमेंट्स में पूछिए, तो उस पर हम लोग वीडियो को सोल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसको समराइज करेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, टेबल बनाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर, सब समाप्त कर देंगे। इधर लिखेंगे हम लोग, ये ऐसा कॉलम कॉलम बना रहे हैं, यहाँ पे कि इधर हम लिखेंगे ट्रेंड का नाम, इधर लिखेंगे अलोंग ग्रुप, अलोंग। ठीक है, पहला ट्रेंड क्या था, वैलेंसी, अलोंग ग्रुप क्या होती है, सेम, और अलोंग पीरियड फर्स्ट
इंक्रीज देन डिक्रीज, मतलब 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, फिर दूसरा क्या देखा था, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अलॉन्ग ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है क्योंकि नया नया शेल ऐड हो जाता है, और पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज होती है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, तो साइज छोटी होती जाती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, हाँ तो ये सही है। अलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज। तो अलॉन्ग का पीरियड क्या होगा, उसका उल्टा डिक्रीज। ठीक है, समझ में आई बात। हर बार शेल ऐड होते जाएगा तो लूज करते जाएगा, इसीलिए दूर दूर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, उल्टा अपोजिट, डिक्रीज। फर्दर अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, और क्या था भाई, पांचवा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर अलॉन्ग द ग्रुप, मेटालिक प्रॉपर्टीज मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, तो जो ये होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला, वही यहाँ पे भी आएगा इंक्रीज, और इसमें इधर डिक्रीज है तो इधर भी डिक्रीज। तो जो ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का होगा वही ट्रेंड मेटालिक कैरेक्टर होगा, और जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही ट्रेंड जो रहेगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी रहेगा। तो ये लास्ट है इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जो यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेम इसमें आ जाएगा डिक्रीज डिक्रीज, इसका रिजल्ट का इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है आपको, एकदम सम अप करके दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सी ट्रिक है। एक चीज समझ में आएगी, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये समझ में आएगा। इसके बाद लास्ट एक चीज बचती है इसके अंदर, छोटू सा टॉपिक है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, पेज नंबर 27। ग्रेडेशन हैलोजन फैमिली किसको बोलते हैं, 17th ग्रुप वालों को हैलोजन फैमिली बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो 17th वाला ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है, और उनका जो कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हैलोजेंस का, वो होता है X2। तो फ्लोरीन का फार्मूला क्या होगा, F2, क्लोरीन का क्या होगा, Cl2, ब्रोमीन का क्या होगा, Br2, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जनरली उसको हैलोजेंस को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर X। उसका मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं क्योंकि वैलेंसी उनकी 1 होती है। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ये, तो इस तरीके से इसके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले में कॉमन पैटर्न दिखता है। ग्रेडेशन मतलब एक कॉमन पैटर्न दिखता है, जैसे कि पीरियोडिक ट्रेंड उसको अपन ग्रेडेशन बोल सकते हो, वैसे ये कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा है वहां पे, उसको ग्रेडेशन बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा ग्रेडेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसमें सबकी वैलेंसी 1 है, और क्या दिख रहा है इसमें कि आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो उनका स्टेट है, फिजिकल स्टेट, उसमें आपको थोड़ा सा एक ये दिखता है, क्या बोलते हैं, पैटर्न दिखता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, वही इसके बाद आता है आयोडीन I2, वो एक सॉलिड है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि गैस लिक्विड, इस तरीके से सॉलिड, इस तरीके से आपको एक ट्रेंड वहां पे दिख रहा है, एक तरीके का ग्रेडेशन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलता। यही था आपका ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक्स में से आएंगे, जो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा जो नॉइज लास्ट क्लास में आया है उसके लिए आई एम सॉरी, हालांकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इनको जाकर पकड़ के मारूंगा तो नहीं है ना। सिर्फ एक चीज है कि माइक का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइक भी हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे कुछ दिनों में, साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Thank you for watching this video till the end.
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन